जनवरी से विश्व आर्थिक मंच की बैठक में शामिल होने दावोस जाएंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। महिला नेतृत्व पर होगा कल्पना सोरेन का संबोधन। आदित्य प्रसाद साहू का प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बनना लगभग तय। प्रदेश अध्यक्ष के लिए एकमात्र नामांकन, कल होगी औपचारिक घोषणा। राष्ट्रीय परिषद के लिए 21 नामांकन। रांची से लापता 2 मासूमों के मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने लिया स्वतः संज्ञान। डीजीपी को पत्र, बच्चों की बरामदगी के लिए आंदोलन तेज। और शिक्षा परियोजना की मेजबानी में राष्ट्रीय स्कूली साइकिलिंग प्रतियोगिता का रांची में आगाज। विभिन्न राज्यों और इकाइयों के करीब 400 खिलाड़ी ले रहे भाग। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जी राम जी से जुड़ी खबर के साथ। ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास और श्रमिकों के कल्याण पर केंद्र सरकार का खास फोकस है। इन दोनों बातों को ध्यान में रखकर विकसित भारत जी राम जी योजना बनाई गई है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में प्रेस वार्ता आयोजित कर योजना की खूबियां बताई। उन्होंने कहा कि यह योजना मनरेगा के 100 दिन के रोजगार के स्थान पर 125 दिन के वेतन वाली रोजगार गारंटी देता है। तो उन्हीं सब चीज़ों को लेकर के इसको एक नए स्वरूप में और आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके एक समन्वय बना करके एक इंटेग्रेटेड फैशन में इसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। सो इन अदर वर्ड्स, इट इज़ ए कन्वर्जेंस ऑफ वेरियस पब्लिक वर्क्स विच वर अदरवाइज हैपनिंग। क्योंकि बार बार समाचार पत्रों में ही कहा जाता था कि साहब ये मनरेगा के तहत गड्ढे बनाए गए थे, फिर वो गड्ढे भर गए, अब फिर से बनाए गए। तो ये सिलसिला बार बार चलता रहता है। नाम मनरेगा का, पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है, इसका तो फोकस फिर भी वाटर सिक्योरिटी और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही रहेगा। और साथ ही साथ एंश्योर द एडुकेट फार्म लेबर अवेलेबिलिटी। अब इसका मैं 1-2 मिनट दे के आपको विस्तार में बताऊंगा। और जैसे मैंने कहा कि हमने इसके साथ जीपीएस और एआई मॉडल्स को भी इंटीग्रेट किया है। अब मोटे तौर पर इसमें क्या है, सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा कि कन्वर्जेंस एंड आउटकम ओरिएंटेड, यानी ये सारे पहलुओं को एक साथ समन्वय के साथ आगे बढ़ाना। साइलोज में इनका काम ना हो, ताकि पिलफरेज भी नहीं होगा, वेस्टेज भी नहीं होगा। और साथ ही साथ इसको जोड़ना आउटकम ओरिएंटेड टारगेट्स के साथ कि हम चाहते क्या हैं, इस काम से हमें क्या हासिल होगा, क्या लाभ होगा। तो एक उस तरह का एक मॉडल, इंटीग्रेटेड मॉडल डेवलप करने का प्रयास किया गया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस और झामुमो पर आरोप लगाया है कि मनरेगा के नाम पर ये दोनों पार्टियां ढोंग और दिखावे की राजनीति कर रही हैं। श्री मरांडी ने कहा कि पूरे देश में सबसे बड़े मनरेगा घोटालों में आरोपित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को 2 वर्षों से जेल में रहने के बाद बेल पर रिहा कराए जाने के फौरन बाद झारखंड की नौकरशाही में एक बार फिर ऊंचे और महत्वपूर्ण पद पर बैठा देना सरकार के भ्रष्टाचार के प्रति वास्तविक नीयत को उजागर करता है। जी राम जी योजना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्ट अधिकारियों, बिचौलियों और दलालों के पंजों से मुक्त कर विकसित भारत की एक नई रूपरेखा तैयार की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 18 से 25 जनवरी तक लंदन और दावोस की यात्रा पर रहेंगे। कल शाम वे राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली पहुंचे, जहां वे 16 जनवरी तक रहेंगे। इसके बाद वे दिल्ली से विदेश यात्रा के लिए प्रस्थान करेंगे। निवेश को लेकर मुख्यमंत्री विभिन्न गतिविधियों में शामिल होंगे। उनके साथ विधायक कल्पना सोरेन और एक बड़ा शिष्टमंडल भी विदेश जा रहा है। श्रीमती सोरेन का दावोस में विश्व आर्थिक सम्मेलन समेत अन्य मंचों पर महिला नेतृत्व, लैंगिक समानता और समावेशी विकास जैसे विषयों पर संबोधन होगा। गौरतलब है कि कल्पना सोरेन झारखंड विधानसभा के महिला एवं बाल विकास समिति की अध्यक्ष भी हैं।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में मौजूद प्राचीन मेगालिथ केवल पत्थर नहीं बल्कि मानव सभ्यता की स्मृति हैं। उन्होंने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि जैसे विश्व के अन्य मेगालिथ और मोनोलिथ हैं, वैसे ही ये संरचनाएं सांस्कृतिक विरासत की पहचान है। वे इन विरासतों को यूनेस्को के विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने की दिशा में कदम उठाएंगे ताकि उनका उचित संरक्षण हो सके और इन्हें वैश्विक मान्यता मिल सके। ये झारखंड ही नहीं, भारत और विश्व के गौरव धरोहर हैं। आदित्य प्रसाद साहू का झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बनना लगभग तय हो गया है। प्रदेश अध्यक्ष के लिए आज उनके अलावा किसी अन्य ने पर्चा दाखिल नहीं किया। नए प्रदेश अध्यक्ष का कल औपचारिक ऐलान होगा। चुनाव अधिकारी जुएल ओराम ने रांची में बताया कि राष्ट्रीय परिषद के लिए 21 नामांकन हुए। का नाम बाबूलाल मांडी, अर्जुन मुंडा, अनंत अन्नपूर्णा देवी, विद्युत वरण महंतो, राकेश प्रसाद, बाल मुकुंद सहाय, मनोज सिंह, आरती सिंह, रमाकांत महतो और विकास प्रीतम, इनका प्रस्ताव में एक ही नामांकन प्राप्त हुआ है। और अब बात बहुचर्चित अंश अंशिका मामले की। रांची के धुरवा इलाके से लापता 2 मासूमों का मामला राष्ट्रीय फलक पर भी गूंजने लगा है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस मामले में राज्य की पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा को भी पत्र प्रेषित किया है। गौरतलब है कि रांची से अंश और अंशिका नामक 2 मासूम पिछले कई दिनों से लापता हैं। सुराग देने वालों को पुलिस ने इनाम देने की भी घोषणा की है। विभिन्न स्तरों पर दोनों बच्चों की खोजबीन जारी है। इधर बच्चों की बरामदगी की मांग लगातार तेज होती जा रही है। भाजपा ने आज इस मुद्दे को लेकर रांची में वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया और विधि व्यवस्था के सवाल पर राज्य सरकार को घेरा। रिपोर्ट। भाजपा महानगर इकाई ने रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समीप धरना प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस दौरान राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा और राज्य की विधि व्यवस्था पर सवाल उठाए। कार्यकर्ताओं ने धुरवा से लापता 2 बच्चे अंश और अंशिका की बरामदगी की मांग की। इस दौरान रांची के विधायक सीपी सिंह ने पुलिस प्रशासन पर जमकर निशाना साधा। कोई पता नहीं चला है, तो पुलिस प्रशासन सिर्फ वाही में लगी रहती है, उसे लाइन ऑर्डर ठीक करने की चिंता ही नहीं रहती है। और यही कारण है कि इस तरह की घटनाएं हो रही है, अपराधी पे लगाम हो गए हैं। तो मैं यही कहूँगा कि न सरकार की चिंता है न पुलिस प्रशासन की चिंता है, आम जनता सुरक्षित कैसे रहेगी। धुरवा से 2 जनवरी को लापता हुए अंश और अंशिका के संबंध में कोई सुराग नहीं मिलने पर पुलिस और राज्य सरकार पर भाजपा सवालिया निशान खड़े कर रही है। हटिया से भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि इस पूरे प्रकरण में लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 5 साल और 7 साल का बच्चा 2 जनवरी से लापता है। लगातार हम लोग कई केंद्रीय मंत्री, कई भाजपा के नेता, सांसद उनके घर गए, पुलिस प्रशासन से बात की, लेकिन आज 10 दिन से ऊपर हो गए, लेकिन अभी तक कोई सुराग पुलिस नहीं खोज पाई। जब छोटा बच्चा को ये नहीं खोज पा रही है, तो कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह उठता है। और हम लोगों की मांग है कि ऐसे जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं और जैसे जो इस पर लापरवाही पर उन्हें तुरंत बर्खास्त करें और जो भी दोषीवार है उस पर कार्रवाई हो। और हत्या, लूट, बलात्कार आज झारखंड और राजधानी में आम हो गई है। धरना प्रदर्शन में रांची महानगर अध्यक्ष वरुण साहू समेत पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे और लापता बच्चों की बरामदगी की मांग की। डीडी न्यूज के लिए रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। वहीं आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने रांची में लापता बच्चों के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य की विधि व्यवस्था पर सवाल उठाए। श्री महतो ने मुलाकात के क्रम में परिजनों को ढाढ़स बंधाया। गौरतलब है कि इससे पहले कई अन्य नेता भी परिजनों से मुलाकात कर चुके हैं। दिल्ली पुलिस ने रांची एटीएस के सहयोग से जमशेदपुर के विभिन्न इलाकों में छापेमारी कर कल 3 युवकों को हिरासत में लिया।
दरअसल दिल्ली से एक युवक की गिरफ्तारी हुई है जिस पर अलग अलग पासपोर्ट के जरिए कई देशों की यात्रा करने का आरोप है। पूछताछ के क्रम में इनपुट मिलने पर दिल्ली पुलिस ने जमशेदपुर में दबिश दी और इन युवाओं को हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद तीनों को नोटिस पर छोड़ते हुए लिखित जवाब तलब किया गया। पुलिस को इस मामले में कई अन्य संदिग्धों के ठिकानों की भी जानकारी मिली है। पलामू में पुलिस ने चोरी मामले में 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक रेशमा रमेशन ने बताया कि इन शातिर चोरों ने मेदिनीनगर, चैनपुर, गढ़वा और यूपी में कई चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था। इन अपराधियों के पास से चोरी के सामान और ताला तोड़ने के औजार समेत कई सामग्रियां बरामद की गई हैं। करीबन उत्तर प्रदेश का दुद्दी थाना में अक्टूबर महीने से जो चोरी किया जा रहा था, ये इन्हीं लोगों के द्वारा जो किया जा रहा था। इसमें मेन जो है राजा कुमार और आकाश कुमार, दोनों जो है कुंड मोहल्ला का रहने वाला है। इन दोनों के संदिग्ध अवस्था में कल पकड़ाया है और इनको इस कांड में साथ देने वाला लकी कुमार और आशु कुमार को भी जो है बाद में गिरफ्तार किया गया है। साथ में आकाश के मदर सुनीता देवी के पास से भी कुछ चोरी का सामान बरामद किया गया था, तो इस कारण से सुनीता देवी को भी जो है अरेस्ट किया है। केंद्र सरकार की योजना का लाभ लेकर हजारीबाग का एक इंजीनियर किसान 10 एकड़ जमीन पर खेती कर रहा है। इनका उपजाया फसल देश के विभिन्न राज्यों में पहुंच रहा है। साथ ही किसान ने करीब 40 लोगों को रोजगार भी दिया है। रिपोर्ट। हजारीबाग के रहने वाले रुपेश कुमार पहले म्यांमार में ITI की शिक्षा प्राप्त कर वर्कशॉप इंजीनियर के पद पर काम कर रहे थे। लॉकडाउन के दौरान अपने परिजनों से नहीं मिल पाए तो उन्होंने नौकरी छोड़कर स्वदेश का रुख किया और हजारीबाग में लगभग 10 एकड़ की जमीन में खेती शुरू कर दी। 35 से 40 लोगों को रोजगार से भी जोड़ा। आधुनिक खेती करने से फायदा हुआ कि उनका उपजाया हुआ फसल देश के कोने कोने तक पहुंच रहा है। व्यापारी नकद देकर उनका उत्पाद खरीद रहे हैं। सोचा कि क्यों ना कुछ अलग बिजनेस किया जाए। उसके बाद से हम खेती का ऑप्शन चुने हैं। तो खेती देखिए अभी मटर उटर लगा है। रुपेश का कहना है कि केंद्र सरकार की योजना का लाभ लेकर वो इन दिनों खेती कर रहे हैं। ड्रिप खेती में सब्सिडी का लाभ मिल रहा है। उनका यह भी कहना है कि सबसे अधिक राहत GST कम होने पर मिली है। हर साल खाद और बीज की कीमत में बढ़ोतरी होती थी। इस वर्ष खाद और बीज की कीमत में बढ़ोतरी नहीं हुई है। इन्होंने प्रधानमंत्री को खेती के क्षेत्र में किसान को मदद करने के लिए धन्यवाद दिया है। वो जैसे कि मान लीजिए GST मैंने कम हुआ है तो उसमें फायदा है। कुछ दामों में गिरावट आया है। जैसे कि पहले दाम था वही दाम में अभी भी मिल रहा है, बढ़ा नहीं है। हर साल बढ़ते जा रहा था। हर साल खाद में 20 रुपया 30 रुपया किलो प्रति बढ़ रहा था, लेकिन अभी पहले का ही रेट में मिल रहा है। अभी रुपेश 5 एकड़ भूमि में मटर और करीब 5 एकड़ में टमाटर की खेती कर रहे हैं। उनकी उपज सिर्फ हजारीबाग के बाजार तक सीमित नहीं है, बल्कि बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत के कई राज्यों तक भेजी जा रही है। उनके खेत में काम करने वाली महिला भी बताती हैं कि उन्हें अब गांव में रोजगार मिल रहा है। युवा खेती की ओर बढ़ रहे हैं। जब गांव में ही रोजगार मिल जाए तो इसका मजा कुछ और ही है। दादा, हम लोग को रोजगार यही मिल जाता है। जो घर में बैठे रहते हैं वो तो कुछ काम करने के लिए हम लोग का 2 पैसा तो हो जाता है। अच्छा, बहुत अच्छा था। आदमी सबके मिल रहा है, काम है, अच्छा हो रहा है। खेती धीरे धीरे उद्योग का रूप ले रहा है। केंद्र सरकार की कई योजनाएं कृषकों के लिए चलाई जा रही हैं, जिसका लाभ किसान ले रहे हैं, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो रही है, जिसका एक बेहतरीन उदाहरण इंजीनियर किसान रुपेश हैं। DD न्यूज के लिए हजारीबाग से गौरव प्रकाश की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रगति समीक्षा बैठक ने देश में ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती प्रदान की है। बिहार का नवीनगर NTPC सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट अब देश को रोशन और ऊर्जान्वित करने लगा है। एक रिपोर्ट। तेजी से विकसित होते बिहार की ऊर्जा की जरूरत भी बढ़ रही है।
ऐसे में साल 2013 में औरंगाबाद के नवी नगर एनटीपीसी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। हालांकि कई कारणों से प्रोजेक्ट के काम में देरी हो रही थी, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2015 में प्रगति प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऊर्जा संयंत्र के निर्माण कार्य के बारे में संज्ञान लिया। प्रधानमंत्री की प्रगति की बैठकों के जरिए लंबित मंजूरियों और समन्वय संबंधी मुद्दों को तेजी से निपटाया गया। जमीन अधिग्रहण से लेकर कोयले की आपूर्ति तक में आ रही बाधा को दूर किया गया। आज इस परियोजना के कारण पूरे इलाके की तस्वीर बदल गई है। सरकार से समय समय पर सहयोग मिला और बाधाएं दूर हुई। साल 2019 में यूनिट 1 से विद्युत उत्पादन शुरू हो चुका है। वर्तमान में 1980 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। उनमें से तकरीबन 83% बिजली बिहार को उपलब्ध कराया जा रहा है। नवी नगर में स्थित थर्मल पावर कॉरपोरेशन के अंतर्गत NSTPS से 1980 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है, जबकि इस प्लांट से थोड़ी दूर स्थित BRBCL से 1000 मेगावाट मिलाकर बिजली का उत्पादन हो रहा है। यानी कुल मिलाकर यहां से 2980 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल ही नवी नगर NTPC सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के स्टेज 2 का शिलान्यास किया। स्टेज 2 के तहत 800 मेगावाट की 3 नई इकाइयों की स्थापना की जा रही है। इनसे 2400 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। इस तरह स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों के पूर्ण संचालन के बाद यहाँ की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 4380 मेगावाट हो जाएगी, जो देश की दूसरी सबसे बड़ी बिजली उत्पादन की परियोजना होगी। स्टेज 2 का काम पूरा हो जाने के बाद कई और राज्यों को बिहार से बिजली उपलब्ध कराने की भी योजना है। एनटीपीसी के इस सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के कारण इलाके की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है। बड़ी संख्या में लोगों को सीधे रोजगार मिला है। साथ ही एनटीपीसी यहाँ CSR के जरिए भी लोगों की मदद कर रही है। एनटीपीसी से जो ब्यूटिशियन क्लास खुला था उसमें मैं भी ज्वाइन की थी। ब्यूटिशियन क्लास सीखी भी हूँ और अच्छा ज्वाइन की थी, मतलब और वैक्स सीखी, थ्रेडिंग, फेशियल, पेडिक्योर, मेडिक्योर और ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप, उससे हमको फायदा भी हुआ है। नवी नगर एनटीपीसी सुपर थर्मल पावर से बनने वाली 83% बिजली राज्य के उद्योग को गति देने के साथ आम लोगों की जिंदगी को रोशन कर रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को भी बिजली यहां से सस्ते दर पर उपलब्ध कराई जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। सरकारी स्तर पर जहां युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ाया जा रहा है, वहीं निजी क्षेत्र भी हौसलों को उड़ान दे रहे हैं। अडानी फाउंडेशन भी इसमें महती योगदान दे रहा है। हजारीबाग के बड़का गांव स्थित गोंदुलपुरा खनन परियोजना क्षेत्र के परिवारों की जिंदगी भी बदल रही है। इलाके के 3 बालिकाओं का फायर फाइटिंग ट्रेनिंग के लिए चयन किया गया है, जबकि 4 युवकों का राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी में चयन हुआ है। चयनित बालिकाओं को नागपुर में 6 महीने की निःशुल्क ट्रेनिंग मिलेगी। अडानी फाउंडेशन इन चयनित युवक युवतियों को नौकरी दिलाने में भी सहयोग करेगा। रांची में शिक्षा परियोजना की मेजबानी में आज से 17 जनवरी तक चलने वाली राष्ट्रीय स्कूली साइकिलिंग प्रतियोगिता का आगाज हुआ। पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर और साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के तकनीकी सदस्य SS गिल समेत अन्य अतिथियों ने उद्घाटन समारोह के दौरान प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया। इस प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों और इकाइयों के करीब 400 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता के पहले दिन उन्होंने साइकिलिंग में अपनी प्रतिभा का उम्दा प्रदर्शन किया। लेकिन अगर खेल में हम अपना नाम रोशन करेंगे तो पूरी दुनिया हमें जानने लगी कि खेल एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपना नाम तो रोशन करते ही हैं, अपने देश, अपने राज्य का नाम भी रोशन करते हैं। और अब बात मकर संक्रांति की। मकर संक्रांति का त्यौहार कल राज्य भर में परंपरागत तरीके से मनाया जाएगा। इस त्यौहार को लेकर बाजारों में खासा रौनक देखी जा रही है। बाबाधाम देवघर में इन दिनों भक्ति के साथ साथ विशेष जायकों का तिलकुट खुशबू बिखेर रहा है। देखिए रिपोर्ट। बाबाधाम देवघर में मकर संक्रांति के दस्तक देते ही 100 से भी ज्यादा तिलकुट की दुकानें सज गई हैं। दुकानदारों का कहना है कि ठंड शुरू होते ही तिलकुट का सेवन शुरू हो जाता है, जो पूरी सर्दी जारी रहता है। मकर संक्रांति करीब आते ही लोग दूर दराज से यहाँ का विशेष तिलकुट लेने पहुँच रहे हैं।
जो है हम लोग कूट रहे हैं और बेच रहे हैं और अपना प्रोडक्शन है ये। और ये तिलकुट जो है हम लोग बाहर भी जाता है, बहुत सारे लोग लेके जाते हैं बाहर, बिहार, झारखंड, बंगाल। आप लोग व्यापारी हैं, फायदा हो? बस हम लोग का मजदूरी हो रहा है, ऐसा बहुत कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है। बस हम लोग को जो है मजदूरी पर काम हम लोग कर रहे हैं। कैसा मतलब कि क्या खासियत है यहाँ के तिलकुट में? यहाँ का तिलकुट का यही खासियत है कि जो खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। देवघर की पहचान सिर्फ बाबा मंदिर से ही नहीं बल्कि यहाँ की समृद्ध खान-पान संस्कृति से भी है। सिर्फ तिलकुट ही नहीं, देवघर की मीना बाजार और आजाद चौक पर चूड़ा, मूढ़ी और तिल के साथ गुड़ से बने लड्डू यानी लाई की भी खूब बिक्री हो रही है। क्या क्या बेच रहे हैं आप? चूड़ा का लाई है, मूढ़ी का है, तिलकुट है, गुड़ वाला, चीनी वाला है। क्या मतलब क्या क्या रेट में कौन सा क्या दे रहे हैं? 140 करके बेच रहे हैं। क्या चीज? मूढ़ी वाला 140 है, चूड़ा वाला 140 है किलो। हाँ, तिलकुट है 240, 260। तिल का लड्डू है 300 रुपये किलो, काला और सफेद है। यहाँ के कारीगरों के हाथों का हुनर ऐसा है कि चीनी, गुड़ और खास तौर पर खोआ से बने तिलकुट की मांग देश के अन्य हिस्सों में भी रहती है। ग्राहकों की माने तो देवघर के तिलकुट का खस्तापन और स्वाद अतुलनीय है। लोग न केवल अपने लिए खरीदारी कर रहे हैं बल्कि बाहर रहने वाले रिश्तेदारों को भी यहाँ के मिठास भेज रहे हैं। बाजार जाने का तो जा ही सकते हैं और बाजार से लिए भी हैं, लेकिन सब बाजारे वाला कमाए तो ठेला वाला कब कमाएगा? सबका अपना अपना परिवार है, इनका भी तो मकर संक्रांति है। क्या क्या लिए वैसे घर के लिए सामान क्या लिए? वैसे तिलकुट, चूड़ा, चीनी और गुड़ ये सब ले लिए हैं। दही कल सुबह लेंगे। संक्रांति का त्यौहार और तिलकुट की यह पारंपरिक मिठास देवघर की सांस्कृतिक विरासत को और भी समृद्ध बना देती है। निश्चित रूप से देवघर के तिलकुट की मिठास मकर संक्रांति के आनंद को दोगुना कर देती है। डीडी न्यूज के लिए देवघर से मनीष की रिपोर्ट। मकर संक्रांति के त्यौहार पर पतंगबाजी का उत्साह देखते ही बनता है, लेकिन पतंग की डोर किसी के लिए जानलेवा न बने, इसके लिए धनबाद जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। चाइनीज मांझा समेत सभी प्रकार के नायलॉन, सिंथेटिक और धातु से बने खतरनाक मांझों के उत्पादन, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। धनबाद सहित पूरे राज्य में मकर संक्रांति की तैयारियों के बीच प्रशासन ने सुरक्षा की डोर मजबूत कर दी है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे प्रतिबंध जनहित में अनिवार्य हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रशासन को यह शक्ति प्राप्त है कि वह सार्वजनिक सुरक्षा के लिए ऐसे कड़े कदम उठाए। बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने भी लोगों से केवल पारंपरिक सूती धागे का उपयोग करने की अपील की है। जो मांझा है, जो चाइनीज धागा है, इसको लेकर के डिफरेंट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और एनसीएलटी का भी है गाइडलाइंस है, क्योंकि वो देखिए आपको चाइनीज धागा लाइट संस्थान के न्यूरो सर्जरी विभाग जो है, जो पक्षियां जो जनरली यूज किया जाता है उसको पतंग के लिए, तो जो पक्षी है जो है उनके लिए स्ट्रे एनिमल्स जो होते हैं उस पर बग करके कितनी तेज रहता है कि जख्मी कर देता है। प्लास्टिक धागा सॉइल में भी पोल्यूट करता है, सॉइल को भी उसको पोल्यूशन होता है क्योंकि वो सड़ता गलता तो है नहीं। तो ये तो है ही, वो तो प्रोविजंस हैं ही। एनसीएलटी भी बैन किया हुआ, डिफरेंट हाई कोर्ट्स भी वार्न कर रहा है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस को भी इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रशासन के नए निर्देशों के अनुसार अब किसी भी प्रकार के जानलेवा धागे का भंडारण या आयात कानूनन जुर्म माना जाएगा। स्थानीय जनता ने भी प्रशासन के इस निर्णय का स्वागत किया है। लोगों का कहना है कि त्यौहार का आनंद तब तक है जब तक वह सुरक्षित हो। कि कल गुजरात में फेस्टिवल चल रहा था, नरेंद्र मोदी जी खुद जाकर उनका उद्घाटन किया है। पूरे वर्ल्ड से लोग आए हैं, पतंगबाजी का शौक इतना क्रेज है कि वहाँ चल रहा है। तो वहाँ क्या है, लोग, गुजरात एक बढ़िया शहर है जहाँ पैसे की भी कमी नहीं है। हम लोग के यहाँ कोलवरी बेल्ट में बच्चे के पास पैसा नहीं है, कोयला चुन के 10-20 रुपया लाते हैं और पतंग उड़ा रहे हैं। तो अगर सरकार थोड़ा सरकार अगर इस समय पे अगर कॉटन सूता पे थोड़ा सा कुछ सब्सक्रिप्शन लगा दें जिससे वो थोड़ा ओवरऑल थोड़ा पैसा कम हो जाए तो चाइना कम्प्लीटली बॉयकॉट हो जाएगा। हम लोग खुद बॉयकॉट करना चाहते हैं।
आपको धागा मिले, जो चीज़ सरकार आपको मतलब सरकार नहीं, जो बाजार में आपको अवेलेबल है। तो बाजार में आपको अवेलेबल तो चाइनीज़ ही सूता है, जहाँ तक आप भी जानते होंगे। हर जगह है, झारखंड में खास करके, बाकी गुजरात वगैरह में तो आप जैसा अभी आपने देखा कि कॉटन सूता मिल जाता है। तो हमें तो चाइना सूता मिलता है तो हम चाइना ही सूता उड़ाते हैं। बाकी अगर कॉटन सूता मिले तो वो भी सब उड़ाएंगे, तो उससे भी उड़ाएंगे, क्योंकि चाइना सूता अगर सब उड़ाएंगे और हम कॉटन उड़ाएंगे तो चांसेस है कि मैं ही कटूंगा। तो हम तो कोशिश करेंगे कि नहीं कटने का, जीत ही सबसे खास होती है। बिल्कुल सबसे बड़ी बात है। प्रशासन की सख्ती और जन जागरूकता की मेल से ही मकर संक्रांति का यह पर्व सुरक्षित और आनंदमय हो सकेगा। प्रशासन ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को बाजारों में सघन तलाशी अभियान चलाने का निर्देश दिया है। उम्मीद है कि इस बार मकर संक्रांति पर लोग अपनी पतंगों को सुरक्षित सूती धागों से ही उड़ाएंगे, ताकि आकाश में उड़ती पतंगें किसी की जान के लिए खतरा न बने। डीडी न्यूज के लिए धनबाद से अजय की रिपोर्ट। रुक कर लेते मौसम का। राज्य के कई इलाके इन दिनों शीतलहर की चपेट में हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि राज्य के उत्तर पश्चिमी, मध्यवर्ती और दक्षिणी हिस्सों में कल और 15 जनवरी को भी शीतलहर चलने की आशंका है। 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। पिछले 24 घंटे के दौरान गुमला में न्यूनतम तापमान 2.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। राज्य के अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चल रहा है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पत्नी कल्पना सोरेन के साथ 18 जनवरी से विश्व आर्थिक मंच की बैठक में शामिल होने दावोस जाएंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। महिला नेतृत्व पर होगा कल्पना सोरेन का संबोधन। आदित्य प्रसाद साहू का प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बनना लगभग तय। प्रदेश अध्यक्ष के लिए एकमात्र नामांकन, कल होगी औपचारिक घोषणा। राष्ट्रीय परिषद के लिए 21 नामांकन। रांची से लापता 2 मासूमों के मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने लिया स्वतः संज्ञान। डीजीपी को पत्र, बच्चों की बरामदगी के लिए आंदोलन तेज। और शिक्षा परियोजना की मेजबानी में राष्ट्रीय स्कूली साइकिलिंग प्रतियोगिता का रांची में आगाज। विभिन्न राज्यों और इकाइयों के करीब 400 खिलाड़ी ले रहे भाग।